खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात नाम की, जिनका काम बोलता है, जो या तो शख्सियत है या फिर अपराधी। इस कड़ी में सबसे पहले बात सीएम गहलोत की, जो दिल्ली दौरे पर गए और बता दिया कि उपचुनाव में जीत के बाद भी वही कांग्रेस के नायक हैं। सवालों के हर बाउंसर पर करारा प्रहार, केंद्र सरकार पर भी चुन चुन कर वार। रखिए थोड़ा सब्र, करिए थोड़ा इंतजार। सीएम गहलोत ने दिल्ली से भरी हुंकार। देश के हालात बड़े गंभीर है तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। सीएम गहलोत जब जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं, चर्चाओं का एक दौर सा चल पड़ता है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कयासबाजी तेज हो जाती है। इस बार भी यही हुआ। इस बार भी इन चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ा जब सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। सोनिया से मिलकर गहलोत ने देश प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा की और जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। लेकिन सीएम गहलोत ने हर बार की तरह इस बार भी सभी सवालों का करारा जवाब दिया। पार्टी से जुड़े सवालों पर सीएम ने सधा सा जवाब दिया तो केंद्र की नीतियों पर कड़ी चोट की। सीएम ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी से असहमति जताने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ऐसे में एक सीएम होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इन हालात को अपने नेताओं के सामने रखें और इसीलिए ही वो दिल्ली आए हैं। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपका विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। गहलोत यहीं नहीं रुके। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर गहलोत ने केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यों को मजबूत करने का पाठ भी केंद्र को पढ़ाया ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकारें विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रही है पूरे मुल्क के अंदर इन लोगों ने। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने के सवाल पर भी सीएम ने केंद्र की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से पहले ही उन्होंने वैट कम कर दिए थे। उन्होंने केंद्र पर गैर जरूरी दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। राज्य में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो।
सबको मालूम होना चाहिए कि जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में 27 राज्यों का पैसा कम हो जाता है, क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है वो लगता है टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना आप ही, उसको किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था। वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले, अमित शाह जी खुद का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में, आपके यहाँ वेट कम होना चाहिए। उनको पूछो 2% हमने कम अपनी मर्जी से किया था, अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया था। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर कयासबाजी के लिए सीएम गहलोत ने मीडिया को भी निशाने पर लिया और सब्र रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मैंने सारी बातें पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखी है और अब ये हाईकमान तय करेगा कि विस्तार कब होना है। उन्होंने कहा कि उनकी नीति तो ये है कि सरकार लोगों के हित में काम करती रहे। हाईकमान तय करेगा कि कब रिसबल होना है, हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। सियासत में कयासों का दौर खत्म हो जाए तो उसकी रंगत फीकी पड़ जाती है, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के बाद सीएम गहलोत ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, उससे कयास लगाने वालों को गहलोत की मजबूत सियासी पकड़ का अंदाजा तो लग ही गया होगा। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात उस नाम की जिसने मरुधरा में बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिन्होंने परंपरा से इतर केंद्र को घेरा। वो नाम है महामहिम सत्यपाल मलिक। एक बयान ने मरुधरा की सियासत को गरमा दिया है। बयान किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने दिया है जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनके एक बयान से मरुधरा की सियासत गरमा गई है। और ये बयान कांग्रेस को संजीवनी देने वाला है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और इस बयान की गूंज राजस्थान में हर तरफ सुनाई पड़ रही है। किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे, उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। सत्यपाल मलिक के बयान पर सियासी बवाल। महामहिम ने बढ़ाई मरुधरा की सियासी गर्मी। कांग्रेस बीजेपी में सियासी बयानबाजी तेज। निसंदेह सतपाल मलिक जी किसानों के नेता रहे हैं, पर इस पद पर रहकर उनको केंद्र सरकार पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आज भी सच्चाई की आवाज जिंदा है और मुझे खुशी है कि संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद अभी उनका ज़मीर जिंदा है। राज्यपाल के बयान का सियासी कनेक्शन। हमारे गांव में कहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा। किसी ना किसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगी ये बात समझ में। और राजस्थान में ग्लोबल जाट समिट को संबोधित करते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बयान क्या दिया। मरुधरा की सियासी गर्मी बढ़ गई और बीजेपी कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। जरा समझिए, सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां बीजेपी के विरोध की बयार बह रही है। वहां पर मंत्री और विधायक बीजेपी के घुस नहीं पा रहे हैं।
हर तरफ किसान आंदोलन का शोर वहां पर सुनाई पड़ रहा है। इसलिए सत्यपाल मलिक ने ये बयान सोच समझकर ही दिया होगा। भविष्य में अपना राजनीतिक हित देखते हुए सत्यपाल मलिक अपने बयान देते रहते हैं और यही बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को रास आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का शोर कुछ ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। सत्यपाल मलिक ये जानते हैं कि उनकी किसान पृष्ठभूमि की वजह से उनको किसानों का समर्थन मिल सकते हैं और वो अपना राजनीतिक भविष्य इस इलाके में जिंदा रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो भाजपा को हर तरफ निशाने पर ले रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने बयान दिया तो कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। पहले तो मैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आज भी सच्चाई की आवाज़ जिंदा है। जो गवर्नर आगे बढ़कर सच को स्वीकार करे, सच्चाई की आवाज़ को बोले, उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने सही कहा कि देश का किसान मर रहा है और केंद्र की सरकार घमंड में है। और मुझे खुशी है कि संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद अभी उनका ज़मीर जिंदा है। उन्होंने ये बात कही और ये सच्चाई भी है। एक भी किसान के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी को उच्च स्तरीय नेताओं ने। राज्यपाल मलिक के बयान के बाद प्रदेश बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी नेता कांग्रेस के सियासी हमले से खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उस पद की एक गरिमा है। निसंदेह सतपाल मलिक जी किसानों के नेता रहे हैं, पर इस पद पर रहकर उनको केंद्र सरकार पर कटाक्ष नहीं करने चाहिए। उपचुनाव की हार से बीजेपी ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि सत्यपाल मलिक के बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। रिएक्शन मांगने पर बीजेपी के नेता बगले झांक रहे हैं। जाहिर है किसानों के बीच हमदर्दी पाने के लिए सत्यपाल मलिक का यह बयान आने वाले दिनों में बहुत असर दिखाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। वो कौन है, क्या नाम है उसका? वो एक है या एक गिरोह, कोई नहीं जानता। सांसद रंजीता कोली पर दूसरी बार हुए हमले के बाद उस नाम की तलाश तेज हो गई है। भरतपुर सांसद पर हमले की दोबारा कोशिश। रंजीता कोली का दुश्मन कौन? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेगा मामले का राज फाश। एक तो सांसद और उस पर दूसरी बार हमले की कोशिश। सवाल है कि आखिर भरतपुर सांसद रंजीता कोली को किससे रंजिश है? कौन है जो रंजीता कोली को खुली धमकी दे रहा है? इस बार जांच की जिम्मेदारी एसओजी की है और उम्मीद है कि इस बार हमले की साजिश का राजफाश होकर रहेगा। भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी हमलावर है और कार्रवाई नहीं होने की सूरत में सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रही है। और मैं आग्रह करता हूँ पुलिस और प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द ये जो बदमाश हैं, जिन्होंने ये हर बार ये इनके साथ जो हरकत कर रहे हैं, इनको धमका रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, फिर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मामला गंभीर है। लिहाजा गहलोत सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम गहलोत ने फोन कर बीजेपी सांसद का हाल जाना और डीजीपी, प्रमुख सचिव और गृह विभाग को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही मामला 6 सदस्यीय जांच टीम को भी सौंप दिया है। मामला गंभीर है, लिहाजा गहलोत सरकार भी पूरे एक्शन में है। सीएम गहलोत ने फोन कर बीजेपी सांसद का हाल जाना और डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामला 6 सदस्यीय जांच टीम को सौंप दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन मामले की जांच कर रहा है। मनीष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक एसओजी। वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर। अजय शर्मा, वृत्ताधिकारी बयाना। गुमाना राम, पुलिस उपाधीक्षक एसओजी। मोहनलाल पोसवाल, पुलिस निरीक्षक एसओजी। पूरन सिंह, थानाधिकारी बयाना।
सांसद का आरोप है कि मंगलवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए जिंदा कारतूस और धमकी भरा खत छोड़ गए। खत में लिखा था, दलित है, दलित बनकर रहे, सारी सांसदगिरी निकाल देंगे। पहले तो एक बार छोड़ दिया तो नहीं मानी, औकात में रहे, तेरे को न तो अंबेडकर बाबा साहब बचाएगा और न मोदी और शाह। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार तेरे अंदर गोलियां भर देंगे। खाना पीना खा करके और मैं सोने जा रही थी तो एक ऐसे पटाखे बहुत तेज चलता है, उस तरीके से मुझे आवाज़ आई और मैं नीचे गई। पिताजी बोले कोई आवाज़ को सुनकर के मैं नीचे गई तो मैंने जब गेट खोला तो मेरे पोस्टर पे क्रॉस का निशान लगा हुआ था और 2 कारतूस उस पर चिपके हुए थे और एक कारतूस नीचे पड़ा हुआ था। 5 महीने पहले भी सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ था जब वो अस्पताल के निरीक्षण पर निकली थी। तब कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया था। अब पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की सख्ती के बाद भरतपुर सांसद को धमकाने वाले अज्ञात बदमाश जल्द बेनकाब होंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नाम है सुज्जा और पौवा, अपराध की दुनिया की नामचीन जोड़ी है, फिर सलाखों के पीछे है, पर आज भी उनसे सबके लिए खतरा बना हुआ है। जुर्म की दुनिया की जोड़ी नंबर 1, 14 साल का साथ और वारदात 3000 के पार। 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 70 बार जेल भी गए। अब एक और वारदात और कुछ सुराग, एक बार फिर सुज्जा और पौवा की जोड़ी पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली एनसीटी के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के 2 कुख्यात रोबर्स लुटेरे हमने भिवाड़ी से गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 1000 से ऊपर वारदातें करना कबूल किया है। इसमें मुख्य रूप से मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग, घरों में प्लम्बर के बहाने, बिजली वाले के बहाने किसी भी करके घर में परिवारजनों को बंधक बनाकर लूटने, इस तरह की वारदातें ये लोग करते हैं। 26 जून और 7 जुलाई 2021 को दिल्ली के उत्तम नगर और सदर बाजार में डकैती की 2 अलग अलग वारदात होती हैं। डकैती की इन दोनों ही वारदातों में सुज्जा और पौवा का नाम सामने आता है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश में जुट जाती है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के इशारे पर ही अलवर पुलिस एक बार फिर सुज्जा और पौवा को धर दबोचती है। अब जरा अलवर के रंगा बिल्ला का मोडस ऑपरेंडी भी जान लीजिए। पहले ये शहर तय करते थे, फिर मोहल्ला फिक्स करते थे, फिर दिन के समय पौष इलाके की सोसाइटी में जाकर घर में बिजली कनेक्शन करने या खराब पड़े सामान को सुधारने का बहाना बनाकर घरों में घुसते थे। रिवॉल्वर और चाकू की नोक पर लूटपाट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प इनका क्राइम कोड। मंडी जाना मतलब वारदात पर जाना, सौदा यानी सोने की चेन, पीले या चीबर मतलब पुलिस आने पर बोलते थे, टन्नी यानी चेन पहने महिला के लिए, बड़ा भाई मतलब पिस्टल या कट्टा, छोटा भाई यानी चाकू। 70 वारदातों के अंदर तो ये जेल काट चुके हैं दोनों अपराधी, और बहुत सारी वारदातों में ये भी वांटेड है। जिन वारदातों में दिल्ली की में वांटेड है भी, इनमें इनकी गिरफ्तारी होनी है, वो बहुत सारी हमने चिन्हित की है और इन्होंने बताई भी है। अपराध के इन महारथियों की वारदातों को अगर गिना जाए तो वो 3000 के पार हैं। ये भी वो जिनमें इनका नाम दर्ज है और इनके खिलाफ सबूत मौजूद है। वारदातें ऐसी और भी होंगी जिनमें इनके खिलाफ ना तो सबूत मिला, ना ही जिनके बारे में आज तक किसी को पता चल पाया। सच ये भी है कि ये लोग जेल जाते हैं और फिर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन आदत से इतने मजबूर हैं कि ये फिर से अपराध को अंजाम देने लगते हैं। इन दोनों ही की शक्लों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लेकिन ना जाने कब और कैसे फिर से ये जेल से बाहर आ जाएं और आपको अपना शिकार बना लें। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर ऑडी हादसा, ड्राइवर का नाम अमित नागर, वो नाम जिसके लिए हादसा करना नई बात नहीं है। इस नाम ने फिर यह सवाल गहरा दिया कि सड़क हादसों पर कड़े कानून कब बनेंगे।
शानदार कार हो और तेज रफ्तार हो, ऐसे में गाड़ी पर कंट्रोल हाथ से निकल जाए तो रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ 9 नवंबर को जोधपुर सन सिटी में, जब सड़क पर एक ऑडी कार मौत बनकर दौड़ी और एम्स रोड पर मौत का सन्नाटा पसर गया। तारीख 9 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, जगह एम्स रोड, जोधपुर। चंद सेकंड में तबाह कर देने वाले इस वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर इतनी भयानक है कि किसी का भी दिल दहल जाएगा। एक तेज रफ्तार से आ रही ऑडी कार ने पलक झपकते ही जोधपुर के एम्स रोड पर बने झोपड़पट्टी के पास कई लोगों को रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई दोपहिया वाहन चालक तो हवा में ही उड़ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट हो गया, चार बच्चों के, मतलब ऊपर से कार वाला लेके आया, ऊपर से गिरा दी गाड़ी। हमारे तो घर पे बैठे हुए भी ला के ठोक दी और 4 बच्चों बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। एक तो ठाम ही खत्म हो गया मेरा भाई, एक भेजा निकल गया, सर फूट गया बिल्कुल। गाड़ी कौन सी थी? कार वाला था, टोली कार थी, सफेद कार थी ऐसी। अब जरा उस शख्स से भी मिल लीजिए जिसकी वजह से किसी की जान चली गई। नाम अमित नागर, उम्र 50 साल, निवासी खेमे का कुआं, जोधपुर। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस अमित नागर की वजह से 9 नवंबर को हुए हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है, इसी अमित नागर ने